हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना फाइनल ईयर सॉलिड स्टेट के अंदर चल रहा था केपी मॉडल, क्रोनिक पेनी मॉडल। इसमें अपने इक्वेशन 9 ये इक्वेशन 12 आ गई थी, इक्वेशन 12। इसके आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जो समीकरण 12 आ गई, इस समीकरण 12 का सॉल्यूशन डिफिकल्ट है। इस इक्वेशन 12 का सॉल्यूशन डिफिकल्ट है। तो क्रोनिक पेनी ने कुछ सीमाएं बताई जहां इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। तो लिखो इसमें, इस समीकरण का हल कठिन है। इस समीकरण का हल कठिन है। परंतु कुछ संभावित सरल मानों के लिए इसको हल कर सकते हैं। परंतु कुछ संभावित सरल मानों के लिए इसको सोल्व कर सकते हैं। संभावित सरल मान कौन से? जैसे इसका पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का मान इनफाइनाइट हो, तो बी का मान 0 हो जाएगा। तो जो वी नोट बी है वो एक परिमित राशि होगी। तो लिखो, परंतु कुछ संभावित सरल मानों के लिए इस समीकरण का हल संभव है। कुछ सरल मानों के लिए इस समीकरण का हल संभव है। क्रोनिक पेनी के अनुसार v टेंड्स टू इनफाइनाइट तथा b टेंड्स टू 0 हो तो v नोट भी एक परिमित राशि होगी। तो v नोट b का एक परिमित मान होगा। और जो v इनफाइनाइट और b 0 है, इस पर जो आपका जालक है वो जालक एक डेल्टा की तरह बिहेव करेगा। डेल्टा फंक्शन, लंबाई अनंत और चौड़ाई बिल्कुल कम। देखो इसमें, इस अवस्था में पोटेंशियल बैरियर वी नोट बी या पोटेंशियल बैरियर वी नोट बी एक डेल्टा की तरह व्यवहार करता है, एक डेल्टा फंक्शन की तरह व्यवहार करता है। डेल्टा फलन की तरह व्यवहार करता है। इस अवस्था में जालक डेल्टा फंक्शन, चौड़ाई कम, ऊंचाई बहुत ज़्यादा। इस अवस्था में जालक सूक्ष्म चौड़ाई व अनंत लंबाई
व अनंत विभव के पोटेंशियल बैरियर के समान कार्य करता है। पीरियोडिक पोटेंशियल बैरियर के समान कार्य करता है। यानी जो इक्वेशन 12 है उसका सॉल्यूशन बहुत कठिन है। इक्वेशन 12 का सॉल्यूशन बहुत कठिन है। तो केपी ने कुछ ऐसे मान बताए, क्रोनिपेनी ने कुछ ऐसे मान बताए जिन पर इस इक्वेशन 12 को इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। वो मान थे v इनफाइनाइट और v इनफाइनाइट और v गोज टू 0 और v नोट गोज टू इनफाइनाइट। इस पर जो v नोट b जो पोटेंशियल बैरियर है इसकी फाइनाइट वैल्यू होती है, एक परिमित मान संभव है। और इस अवस्था में v नोट टेंड्स टू इनफाइनाइट और b टेंड्स टू 0। इस अवस्था में जो फलन होता है वो फलन एक क्रोनोकर डेल्टा या एक डेल्टा फलन की तरह व्यवहार करता है। अब डेल्टा फलन क्या होता है? डेल्टा फलन होता है जिसकी चौड़ाई बहुत कम हो और ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो। तो लिखो v इनफाइनाइट तथा b टेंड्स टू 0 होने पर यह आपका साइन हाइपरबोलिक, तो साइन हाइपरबोलिक बीटा बी, ये तो हो जाएगा बीटा बी, और जो कोस हाइपरबोलिक बीटा बी है ये हो जाएगा आपका 1। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर 2 एल्फा बीटा, ये आ गया। यहाँ पर इसका मान हो गया बीटा बी, इसका साइन एल्फा ए प्लस ये हो गया आपका 1 और कोस एल्फा ए। तो कोस एल्फा ए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया, b का मान 0 है तो कोस के ए, यहाँ पर हो गया कोस के ए, ये आ गई। इसको ऊपर नीचे एल्फा ए अपॉन एल्फा ए से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर 2 एल्फा बीटा, एल्फा ए से मल्टीप्लाई कर दिया, एल्फा ए ऊपर नीचे एल्फा ए मल्टीप्लाई कर दिया, और बीटा बी साइन एल्फा ए प्लस है आपका कोस एल्फा ए और कोस के ए। इसको एक कांस्टेंट p मान लेते हैं, इसको p मान लिया, यानी यहाँ से एल्फा तो एल्फा कैंसिल आउट हो गया और इसको पूरे को p मान लिया, तो ये बन गया आपका p ये हो गया आपका p साइन एल्फा ए अपॉन एल्फा ए प्लस कोस एल्फा ए इज इक्वल टू कोस के ए। ये आ गई इक्वेशन 13। इस इक्वेशन 13 को ही क्रोनिपेनी समीकरण कहते हैं। इक्वेशन 13 इस समीकरण
इस समीकरण को ही क्रोनिग-पेनी समीकरण कहते हैं। क्रोनिग-पेनी समीकरण कहते हैं। जहाँ P क्या है आपका, P है बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर, और बीटा ए बी, बीटा ए बी अपॉन 2 बीटा, 2 बीटा। जब एल्फा और बीटा का मान पुट करोगे, एल्फा बीटा या एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान पुट करोगे तो आपका P क्या आ जाएगा, एल्फा स्क्वायर का मान है। अपन ने जब माना था, जब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ली थी, तो एल्फा स्क्वायर क्या माना था, एल्फा स्क्वायर माना था अपन ने 2me अपॉन एच का टी स्क्वायर। वह बीटा क्या माना था, बीटा स्क्वायर ये था आपका 2m एच का टी स्क्वायर वी नोट माइनस ई, वी नोट माइनस ई। ये मान रखने पर ये मान रखो, एल्फा स्क्वायर की जगह ये रख दो, बीटा स्क्वायर की जगह ये रख दो, बीटा की जगह इसका रूट करके रख दो और इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करो तो ये आ जाएगा आपका, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी वी नोट माइनस 2e m अपॉन एच का टी स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पर वी नोट ज़्यादा है या ई, यहाँ पर वी नोट ज़्यादा होता है 2e से, वी नोट ग्रेटर देन ई। तब क्या हो जाएगा आपका, तब P का मान हो जाएगा आपका ma अपॉन एच का टी स्क्वायर वी नोट बी। ये हो गया P का मान। इस P का मान ये हो गया, इसको लिख लो समीकरण 14, समीकरण 14। अब वी नोट बी क्या है, वी नोट बी है आपका पोटेंशियल बैरियर। तो जो पोटेंशियल बैरियर है वी नोट बी, वो पोटेंशियल बैरियर P पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल बैरियर वी नोट बी P पे डिपेंड करता है। P पोटेंशियल बैरियर का मान ज़्यादा होगा तो P का मान भी ज़्यादा होगा, पोटेंशियल बैरियर का मान कम होगा तो P का मान भी कम होगा। यहाँ तक लिखो एक बार। इसमें लिखो, देखो समीकरण 12 का हल कठिन है परंतु कुछ संभावित मानों के लिए इस समीकरण का हल संभव है। वो संभावित मान क्या है, ये
एल्फा और बी, सॉरी वी और बी, वी और बी संभावित मान है। वी का मान अनंत हो और बी का मान 0 हो, वी गोज टू इनफाइनाइट एंड बी गोज टू 0, देन पोटेंशियल बैरियर वी नोट बी इज ए इनफाइनाइट नंबर। यानी वी नोट इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, बी 0 की तरफ जा रहा है, तो जो आपका पोटेंशियल बैरियर है वी नोट बी, ये एक परिमित मान होता है। इस अवस्था में पोटेंशियल बैरियर एक डेल्टा फंक्शन की तरह होता है। जो पोटेंशियल बैरियर है वो डेल्टा फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फलन होता है जिसकी चौड़ाई बहुत कम होती है, ये चौड़ाई बहुत कम और ऊंचाई अनंत तक होती है। इस अवस्था में जालक सूक्ष्म चौड़ाई व अनंत लंबाई के व अनंत विभव के पोटेंशियल बैरियर के समान कार्य करता है। वी इनफाइनाइट और बी 0 होने पर आपका ये तो हो गया बीटा बी, यानी साइन हाइपरबोलिक बीटा बी हो गया बीटा बी, और जो कोस हाइपरबोलिक बीटा बी है वो हो गया 1। इसको मान रखे, सोल्व किया, और जो आपका ये टर्म है इसको p मान लिया, तो इसका सॉल्यूशन आ गया p साइन एल्फा ए अपॉन एल्फा ए प्लस कोस एल्फा ए इज इक्वल टू के कोस के ए। इसी समीकरण को क्रोनी-पेनी समीकरण कहते हैं। ये हो गया, यहाँ लिखो, इसके आगे लिखो। समीकरण 14 में वी नोट बी पोटेंशियल बैरियर कहलाता है। समीकरण 14 में वी नोट बी, इक्वेशन 14 में वी नोट बी विभव रोधिका या इसको पोटेंशियल बैरियर कहलाता है। पोटेंशियल बैरियर कहलाता है। वी नोट बी विभव रोधिका या पोटेंशियल बैरियर कहलाता है। इस पोटेंशियल बैरियर का मान कम करते हैं तो P का मान कम होता है, या P का मान कम होता है तो पोटेंशियल बैरियर का मान कम होता है। इसमें लिखो P का मान कम है तो विभव रोधिका का मान कम होता है। P का मान कम हो तो विभव रोधिका का मान कम होता है। विभव रोधिका का मान कम होता है। P का मान कम हो तो विभव रोधिका का मान कम होता है। अर्थात जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेटिस में लूजली बाउंड है। अर्थात जालक में आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो पोटेंशियल वेल है विभव कूप, उस विभव कूप में लूजली बाउंड है। अतः वैलेंस इलेक्ट्रॉन विभव कूप या पोटेंशियल वेल विभव कूप में लूजली बाउंड है। लूजली बाउंड यानी ढीले बंधे हुए हैं। विभव कूप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे हुए हैं। ये हो गया। इसको लिखो वी नोट
बी विभव रोधिका पोटेंशियल बैरियर कहलाती है। पी का मान कम है तो आपका जो वी नोट बी है पोटेंशियल बैरियर, इसका मान भी कम होगा। अतः जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वेल में ढीले बंधे होंगे। यहाँ मैं लिख लेता हूँ जो आपकी क्रोनी-पेनी इक्वेशन थी, वो ये थी P साइन एल्फा ए अपॉन एल्फा ए प्लस कोस एल्फा ए कोस के ए। ये आ गई इक्वेशन नंबर 13। और जो इक्वेशन नंबर 14 आई वो है P का मान। P का मान होता है आपका एम ए अपॉन एच का टी स्क्वायर, यहाँ पोटेंशियल बैरियर वी नोट बी। यानी अब अपन पढ़ते हैं कंक्लूजन ऑफ केपी मॉडल। यह केपी मॉडल है या क्रोनी-पेनी मॉडल है, उसके निष्कर्ष। तो इसमें पहला लिखते हैं P का मान 0 हो तब क्या होगा, P का मान 0 हो तब पहला लिखो। इसमें इक्वेशन 14 है। पहला है P बराबर 0 के लिए इक्वेशन 13। अब इक्वेशन 13 क्या हो जाएगी, P 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ कोस एल्फा ए इज इक्वल टू कोस के ए, यहाँ हो जाएगा कोस एल्फा ए इज इक्वल टू कोस के ए। यहाँ से एल्फा ए आ जाएगा के ए, एल्फा ए के ए आ जाएगा। या इसको एल्फा इज इक्वल टू के भी लिख सकते हैं, ए से ए कैंसिल आउट। इसको लिख सकते हैं एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर। तो के स्क्वायर क्या आ गया, एल्फा स्क्वायर का मान होता है 2me अपॉन एच का टी स्क्वायर। यहाँ से ई का मान कितना आ गया, ई का मान आ गया एच का टी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। यह आ गया ई का मान। ई का मान कब, जब P का मान 0 हो, P का मान 0 हो। लिखो यानी जब P का मान 0 हो तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं लूजली बाउंड होंगे। लेकिन P का मान 0 ही आ गया तो ये क्या है, आ गई जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी आ गई। तो ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब यहाँ पर देखो यही क्या आती है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आती है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो P का मान 0 होने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर होती है। तो लिखो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी P का मान 0 होने पर, P का मान 0 होने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैलेंस
वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का मान फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के तुल्य होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के तुल्य होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का मान फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के तुल्य होता है। अतः P बराबर 0 होने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करते हैं। अतः P बराबर 0 होने पर जालक में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करते हैं। जालक में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करते हैं। मुक्त रूप से गति करते हैं। P बराबर 0 होने पर जालक में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करते हैं। लिखो यहाँ तक। दूसरा हो जाएगा P इज इक्वल टू अनंत या P गोज टू अनंत। दूसरा हो जाएगा आपका P गोज टू अनंत के लिए इक्वेशन 13। अब यहाँ पर देखो पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा कोस के ए माइनस कोस एल्फा ए और P का मान रख देंगे अनंत यानी 1/0। 1/0 जीरो आपका इधर आ जाएगा तो ये सारे जीरो जाएंगे। क्या बचेगा? साइन एल्फा ए बराबर 0। साइन एल्फा ए इज इक्वल टू 0। यही तो बचेगा। लिखो P इनफाइनाइट या 1/0 हो तब आपका साइन एल्फा ए बराबर 0। साइन एल्फा ए बराबर 0 तो एल्फा ए कितना हो जाएगा? एल्फा ए हो जाएगा प्लस माइनस एन पाई, क्योंकि पाई पर ही साइन का मान क्या होता है? पाई पर साइन का मान 0 होता है। तो ये हो जाएगा एल्फा ए प्लस माइनस एन पाई तो यहाँ से हो जाएगा आपका एल्फा स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये एल्फा स्क्वायर हो गया। अब एल्फा स्क्वायर का मान अपने आया था 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। यह आया था 2me एच कट स्क्वायर। यह आया था एल्फा स्क्वायर का मान। यह है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ से ई का मान कितना आ गया? ई का मान आ गया आपका एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर और 2m ए स्क्वायर। ये ई का मान आ गया। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की यानी जो पोटेंशियल वेल है उस पोटेंशियल वेल विभव कूप से जो इलेक्ट्रॉन बाउंड है, बंधा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई। लिखो यहाँ तक। पाई का मान सोल्व रख के इसका मान ये भी निकाल सकते हैं। पाई का मान रख देंगे तो ई का मान आ जाएगा आपका एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 8m ए स्क्वायर। इसको ये भी लिख सकते हैं।
यहाँ पर देखो जो एनर्जी है वो एनर्जी के पे डिपेंड नहीं कर रही, एनर्जी है, एनर्जी के पे निर्भर नहीं कर रही। तो लिखो यहाँ पर एनर्जी, यहाँ पर ये बाउंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, यहाँ पर बाउंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, बाउंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के पर निर्भर नहीं करती है, के पर निर्भर नहीं करती है। बाउंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के पर निर्भर नहीं करती है। लिखो यहाँ तक। इनफाइनाइट ये हो गया के एनर्जी है, बाउंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो के पर निर्भर नहीं करती। तीसरा लिखो, तीसरा है P साइन एल्फा ए अपॉन एल्फा ए प्लस कोस एल्फा ए के लिए समीकरण 13 के लिए समीकरण 13, यानी जो समीकरण 13 है ये इसका जो प्रथम पद है P वाला, इसके लिए अपन एक डायग्राम बनाएंगे, यानी P का मान 3π/2 पर जो आपका P साइन एल्फा ए अपॉन एल्फा ए और एल्फा ए में ग्राफ बनाएंगे। इसमें लिखो P इज इक्वल टू 3π/2 पर P साइन एल्फा ए अपॉन एल्फा ए प्लस कोस एल्फा ए व के एल्फा के ए में ग्राफ, के ए में ग्राफ आराम से बनाना है। एल्फा ए में ग्राफ आराम से बनाना है। इसमें बनाओ ये तो है आपके फॉरबिडन रीजन।
ये है आपका +1, ये है -1, यानी ये +1 और -1 के बीच में है। ये है आपका P sin α a अपॉन α a, यानी y एक्सिस पे तो लिया है अपन ने P sin α a अपॉन α a प्लस cos α a, ये तो लिया है x एक्सिस पे, सॉरी P एक्सिस पे, और x एक्सिस पे लिया है अपन ने α a बनाओ। ये अपना पीरियोडिक पोटेंशियल, ये है आपका -1 से लेके +1 तक। लिखो अब देखो इसमें जो रेखाएं हैं, ये तो है आपका फॉरबिडन एनर्जी बैंड, फॉरबिडन एनर्जी बैंड, यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल या वर्जित क्षेत्र, और जो ये खाली जगह है ये है अनुमत क्षेत्र, अलाउडेड रीजन। अलाउडेड रीजन या अनुमत क्षेत्र, या अनुमत एनर्जी ऊर्जा बैंड, ये बना लो। इसकी बात लिखते हैं इसके बारे में। जीरो और ये चक्कर यहाँ पाई हो गया आपका, पाई 2 पाई
ऐसे ही माइनस पाई माइनस 2 पाई, यानी एक रीजन कहाँ पूरा हो रहा है, एक रीजन 0 से स्टार्ट होके ये एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है। इसमें लिखो के ए आपका कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो के ए को 0 से पाई तक परिवर्तित करें, के ए को 0 से पाई तक परिवर्तित करें तो पी साइन एल्फा ए अपॉन एल्फा ए प्लस कोस एल्फा का मान -1 से +1 तक चेंज होता है। इसको 0 से पाई तक चेंज करें, यहाँ से यहाँ तक चेंज करें तो इसका मान +a से -1 तक चेंज होता है। पी साइन एल्फा ए अपॉन एल्फा ए कोस एल्फा ए का मान +1 से -1 तक चेंज होता है। तो लिखो इसमें ये बना लो एक बार। लिखो इसमें लिखो यदि एल्फा ए का मान 0 से पाई तक परिवर्तित करें, 0 से पाई तक परिवर्तित करें, 0 से पाई तक, तो कोस एल्फा ए का मान चेंज करो 0 से पाई तक, कोस 0 का मान +1 और कोस पाई का मान -1, तो कोस एल्फा ए का मान भी +1 से -1 तक चेंज हो रहा है। इसी कारण इस पूरे का मान +1 से -1 तक चेंज होगा। तो लिखो परिवर्तित करें तो कोस एल्फा ए का मान +1 से -1 तक परिवर्तित होता है, अतः पी साइन एल्फा ए अपॉन एल्फा ए प्लस कोस एल्फा ए का मान +1 से -1 तक परिवर्तित होगा, का मान केवल +1 से -1 के मध्य रहता है, 1 के मध्य रहता है। एक मान +1 से -1 के मध्य परिवर्तित होता है, +1 से -1 के मध्य +1 से -1 तक परिवर्तित होता है, अतः पी साइन एल्फा 1 का मान, ये जो पी साइन एल्फा ए अपॉन एल्फा ए प्लस कोस एल्फा ए है, इसका मान +1 से तो ज़्यादा नहीं होगा और -1 से कम नहीं होगा। अतः पी साइन एल्फा ए अपॉन एल्फा ए का मान +1 से ज़्यादा व -1 से कम असंभव है,
सॉरी, इसके साथ ये भी तो लिखो, प्लस कोस एल्फा ए का मान +1 से ज़्यादा वह +1 से ज़्यादा वह -1 से कम असंभव है। यानी जो p का मान है वो +1 से ज़्यादा और -1 से कम असंभव है। अतः इन्हें फोरबिडन एनर्जी बैंड कहते हैं। अतः इन्हें फोरबिडन एनर्जी बैंड कहते हैं। फोरबिडन एनर्जी बैंड कहते हैं। फोरबिडन एनर्जी के गैप में इलेक्ट्रॉन गति के लिए अलाउडेड नहीं है, तो अतः इन्हें फोरबिडन एनर्जी बैंड कहते हैं। इन बैंड्स में इन फोरबिडन एनर्जी बैंड्स में इलेक्ट्रॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बैंड्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, पानी का जग भी नहीं है, पानी। इन फोरबिडन एनर्जी बैंड्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन गति के लिए अलाउडेड नहीं है। गति के लिए अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। इन फोरबिडन एनर्जी बैंड्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन गति के लिए अलाउड नहीं है। और जो दूसरे बैंड हैं अलाउड एनर्जी बैंड है, इन एनर्जी बैंडों में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन गति के लिए अलाउडेड हैं। दूसरा लिखो, अलाउड एनर्जी, अलाउड अनुमत एनर्जी बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन गति के लिए अलाउडेड है, गति के लिए अनुमत है या अलाउड है। अलाउडेड एनर्जी बैंड्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन गति के लिए अलाउड है। और जो फोरबिडन एनर्जी बैंड हैं उन फोरबिडन एनर्जी बैंड्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन गति के लिए अलाउड नहीं है। लिखो यहाँ तक। फिर अपन फोर्थ जो अलाउडेड बैंड हैं इनकी जो बाउंड्री है +1 और -1, यहाँ पर एनर्जी का मान निकालते हैं।
इसमें लिखूं अलाउड एनर्जी बैंड्स के बाउंड्री पर, ये हो गया। यानी एल्फा ए का मान, जो आपका एल्फा ए है उसका मान 0 से पाई तक चेंज करते हैं, 0 से पाई तक चेंज करते हैं, तो कोस एल्फा ए का मान -1 या +1 से -1 तक चेंज होगा। कोस जीरो का मान +1, कोस पाई का मान -1। तो एल्फा ए का मान 0 से पाई तक परिवर्तित करते हैं, तो कोस एल्फा ए का मान +1 से -1 तक चेंज होता है। इस कारण जो आपका P sin एल्फा ए अपॉन एल्फा ए प्लस कोस एल्फा ए है, इसका मान भी +1 से -1 तक चेंज होगा, +1 से -1 तक चेंज होगा। अब जो ये है P sin एल्फा ए अपॉन एल्फा ए प्लस कोस एल्फा ए, इसका मान +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, -1 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। और जो ये रेखांकित बैंड होते हैं, इन रेखांकित बैंडों को फॉरबिडन एनर्जी बैंड कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी बैंड कहते हैं। इन फॉरबिडन एनर्जी बैंड्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन गति के लिए अलाउड नहीं है। और जो ये अलाउड रीजन है या अलाउड एनर्जी बैंड है, इन अलाउड एनर्जी बैंड्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन गति के लिए अलाउड है। नेक्स्ट लिखो अलाउड एनर्जी बैंड्स की बाउंड्री पर, इसी में लिख लो अलाउड एनर्जी बैंड्स की बाउंड्री पर। अब बाउंड्री का कौन सी है, इधर देखो जो खाली जगह है ये वाला बैंड, ये इसकी बाउंड्री कौन सी है, इधर +1 इधर -1, तो लिखो इसमें अलाउड, इसी थर्ड में ही है अलाउडेड एनर्जी बैंड की बाउंड्री पर, अलाउड एनर्जी बैंड की बाउंड्री पर या अनुमत ऊर्जा बैंड है उसकी परिसीमा पर। तो परिसीमा पर क्या हो जाएगा, परिसीमा पर कोस एल्फा ए इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान वही आ रहा है +1। अब जो कोस है, इस कोस का मान +-1 कब आता है, जब थीटा क्या हो, थीटा या तो 0 हो या पाई हो या पाई का इंटीजर, यानी इसका मान आता है एल्फा ए हो आपका ±n पाई, ±n पाई, ये आ गया, या n पाई ले लो आप, n का मान 0 रखा, n क्या है, n है इंटीजर, n है आपका इंटीजर, यानी 0 1 2 3 डैश। तो यहाँ से अपन कोस अलाउडेड बैंड की बाउंड्री पर इसका मान कितना हो जाएगा, इस वाले का मान अलाउडेड एनर्जी बैंड की बाउंड्री पर, इसका मान देखो, इसका मान +1 और -1। अलाउडेड एनर्जी बैंड की बाउंड्री पर P sin एल्फा ए अपॉन एल्फा ए प्लस कोस एल्फा ए का मान +-1 हो रहा है। तो अपना कोस के ए कितना हो जाएगा, कोस के ए आएगा यहाँ पर, कोस के ए हो जाएगा +-1। तो के ए आ गया n पाई, के ए का मान आ गया n पाई। के का मान कितना आ गया, यहाँ से के का मान आ गया n पाई अपॉन ए, इसको लिख सकते हैं
के स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब जो P का मान 0 था, जब P का मान 0 था तब एनर्जी कितनी आई थी? P बराबर 0 पर एनर्जी, यानी P का मान 0 था तब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या आई थी? एनर्जी आई थी आपकी एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ के स्क्वायर का मान रख दो, के स्क्वायर का मान रखोगे तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2m ए स्क्वायर, ये आ गई इसकी एनर्जी, ये आ गई एनर्जी। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा और लिखो इसमें, ये करो पहले तो। लिखो यदि एल्फा ए का मान बढ़ाए, यदि एल्फा ए का मान बढ़ता है तो आपका जो पी साइन एल्फा ए पी साइन एल्फा ए अपॉन एल्फा ए है, इसका मान कम होगा। इसका मान कम होगा तो जो आपका फॉरबिडन एनर्जी बैंड है इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी। जब फॉरबिडन एनर्जी बैंड की चौड़ाई ज़्यादा होगी तो जो आपका अलाउड एनर्जी बैंड है इनकी चौड़ाई कम होगी। तो लिखो इसमें चौथा पॉइंट है, यदि एल्फा ए का मान, यदि एल्फा ए के मान में वृद्धि होती है, यदि एल्फा ए के मान में वृद्धि होती है तो P साइन एल्फा ए अपॉन एल्फा ए के मान में कमी होती है, के मान में कमी होती है। एल्फा ए का मान बढ़ेगा तो P साइन एल्फा ए है, इसका मान कम होगा, जिससे अलाउडेड एनर्जी बैंड की चौड़ाई में वृद्धि होती है, चौड़ाई में वृद्धि होती है। जो ये खाली जगह है, ये अलाउडेड, ये वाला, ये अलाउडेड एनर्जी बैंड की चौड़ाई में वृद्धि होती है। अब इसमें वृद्धि होगी तो जो आपके दोनों साइडों में फॉरबिडन एनर्जी बैंड है, इन फॉरबिडन एनर्जी बैंड्स की चौड़ाई में कमी होगी। तो लिखो तो फॉरबिडन एनर्जी बैंड, फॉरबिडन एनर्जी बैंड की चौड़ाई में कमी होती है, की चौड़ाई में कमी होती है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड्स की चौड़ाई में कमी होती है। ये आपका केपी मॉडल कंप्लीट हो गया है।
क्रोनिक पेनी मॉडल यहाँ कंप्लीट हो गया है। इसको देखना आराम से। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।